लेक्चर में हमने इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि क्या कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। और फिर हमने ये भी देखा कि क्या कहते हैं कि जैसे जैसे जो है वो कंज्यूमर जो है वो अलोंग द डिफरेंस कर्व मूव करता है तो कंज्यूमर जो है वो एक दोनों गुड्स के दरमियान जो है वो ट्रेड ऑफ करके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो अचीव कर सकते हैं इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व कि वो अपनी एक इंडिफरेंस कर्व पे रह के दो गुड्स का जो है वो आपस में ट्रेड ऑफ करते हैं और उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होता, उनकी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रहती है। तो फिर हम इस उसी इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक की बेस पे जो है अब हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जब कंज्यूमर जो है वो एक गुड को जो है वो गिव अप करता है दूसरे गुड के दूसरे गुड का जो है वो एक और यूनिट लेने के लिए, तो हम किस तरह से कंज्यूमर्स की जो है वो विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट को जो है कि वो कितना विलिंग है एक गुड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, उस विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो जी उस वो जो कंज्यूमर की विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट होती है टू गिव अप वन गुड टू गेट मोर ऑफ अनदर, उस विलिंगनेस को जी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, कि हमारा समय बताता है कि एक कंज्यूमर जो है वो कितने यूनिट गुड के जो है वो सब्स्टिट्यूट या सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है दूसरे गुड के एडिशनल यूनिट्स को लेने के लिए वाइल कीपिंग सेटिस्फेक्शन सेम। अब ये ट्रेड ऑफ के बीच में जो है एक गुड्स को गिव अप करके दूसरी गुड के एडिशनल यूनिट्स लेने का जो क्या कहते हैं प्रोसेस होगा उसमें जो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होगा कंज्यूमर का वो सेम रहेगा। और कंज्यूमर जो है ये ट्रेड ऑफ जो है वो एक ही आईसी या इंडिफरेंस कर्व पे जो है वो हो रही होगी। अब हम ज्यूम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं जी गुड एक्स की और गुड वाई की। अब गुड एक्स जो है वो हैमबर्गर्स को शो कर रहा है और गुड वाई जो है वो लेमनेड को शो कर रहा है। ठीक है, अब कंज्यूमर ने जो है वो हैमबर्गर्स और लेमनेड के बीच में जो है वो चूज करना है। अगर तो कंज्यूमर जो है वो विलिंग है, अगर कंज्यूमर विलिंग है 5 ग्लास लेमनेड के गिव अप करने के लिए टू गेट वन एक्स्ट्रा हैमबर्गर। ठीक है, अगर कंज्यूमर 5 ग्लास लेमनेड के विलिंग है गिव अप करने के लिए टू गेट वन एक्स्ट्रा हैमबर्गर विदाउट एनी चेंज इन सेटिस्फेक्शन, के कंज्यूमर विलिंग है। ठीक है, तो इसको जो है वो देन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 5 होगा। ये कंज्यूमर जो है वो 5 यूनिट लेमनेड के गिव अप करना चाहता है एक एडिशनल बर्गर लेने के लिए, तो उसको जी मार्जिनल उसकी विलिंगनेस को जी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू जी 5 होगी। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो एक बर्गर को जो है वो 5 लेमनेड के बराबर जो है वो प्रेफरेंस देता है। कंज्यूमर की नज़र में एक बर्गर जो है वो 5 लेमनेड के बराबर है। अब जो है क्या कहते हैं, जैसे जैसे अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो डिफरेंस कर्व के अलोंग जो है वो मूव करता है, तो अलोंग मूव कर रहा है तो आप एक चीज़ देखें कि जैसे जैसे ए पॉइंट से सी की तरफ जाएगा, सी से ई की तरफ जाएगा, तो वो और हैमबर्गर्स को जो है वो गेन कर रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में जो है उसे लेमनेड जो है वो मस्ट गिव अप करना पड़ेगा। अगर वो सेम डिफरेंस कर्व पे रह रहा है तो पॉइंट ए से पॉइंट सी पर जाने के लिए उसे लेमनेड को गिव अप करना पड़ेगा एडिशनल हैमबर्गर लेने के लिए, और फिर पॉइंट सी से पॉइंट ई पर जाने के लिए उसे फिर लेमनेड जो है वो गिव अप करना पड़ेगा एक और एडिशनल हैमबर्गर लेने के लिए। तो ये जो दोनों गुड्स है गुड एक्स और वाई या लेमनेड और हैमबर्गर्स की जो आपस में ट्रेड ऑफ है, इसे ही हम जो है वो इसे ही हम क्या इसे ही जी हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है,
कि ये ट्रेड ऑफ ही जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है, जो दो गुड्स के दरमियान गुड्स की ट्रेड ऑफ हो रही होती है, कंज्यूमर की दो गुड्स के दरमियान जो ट्रेड ऑफ हो रही होती है, एक चीज़ को गिव अप किया जा रहा होता है और दूसरी चीज़ के एडिशनल यूनिट को गेन किया जा रहा होता है, तो यही चीज़ जो है वो ये ट्रेड ऑफ ही जो है जिसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो मेजर कर रहा होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या कहते हैं कि जी जब कंज्यूमर ने जो है वो इतना जो है वो 5 यूनिट लेमनेड के गिव अप किए, तो उसके बाद जी एक एडिशनल हैमबर्गर आ गया। तो जो मैथमेटिकली जो हमारी इंडिफरेंस कर्व की स्लोप जो होती है वो इस ट्रेड ऑफ को शो कर रही होती है। अब ट्रेड और स्लोप को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? स्लोप को कैलकुलेट किया जाता है जी चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। अब इस केस में चेंज इन वाई मतलब चेंज इन लेमनेड डिवाइडेड बाय चेंज इन हैमबर्गर। ठीक है, कि लेमनेड को गिव अप करना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास जो है लेमनेड को गिव अप करना पड़ेगा, इसलिए इसका चेंज जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा वाई जिसे हम लेमनेड्स कह रहे हैं, हमें लेमनेड को गिव अप करना पड़ेगा, इसलिए उसका चेंज जो होगा वो नेगेटिव होगा। और क्योंकि हमारे लेमनेड कम हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका चेंज नेगेटिव में जाएगा, लेकिन हमारे हैमबर्गर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, कि हमें 5 लेमनेड को गिव अप करके एक एडिशनल हैमबर्गर मिल रहा है, तो हमारे जो हैमबर्गर्स का चेंज होगा डेल्टा एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए जब क्या कहते हैं ये जी हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की स्लोप का फार्मूला है, तो क्योंकि डेल्टा वाई की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए स्लोप की जो वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, स्लोप की जो वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप का नेगेटिव जो होता है वो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वैल्यू जो होती है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में होती है, वो उसमें हम साइन को कंसिडर नहीं करते, इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप के जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की स्लोप की वैल्यू का एब्सोल्यूट होगा वो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इस साइन को कंसिडर नहीं करते। अब हम क्या करते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करें पॉइंट ए पे जो है वो इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो -5 है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए पे अगर इंडिफरेंस कर्व की स्लोप जो है वो -5 है, तो हम एम आर एस को एब्सोल्यूट टर्म्स में लेते हैं, तो एम आर एस की वैल्यू 5 होगी। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो लेमनेड के 5 यूनिट को जो है वो गिव अप करना चाहता है एक हैमबर्गर लेने के लिए। अब हम एक और पॉइंट लेते हैं जी, क्या कहते हैं जिस पॉइंट का नाम है जी पॉइंट डी। यहाँ पे पॉइंट डी नहीं है ग्राफ में, हम ले लेते हैं जी पॉइंट ई। ठीक है, अब पॉइंट ई पे जो है वो हम एज्यूम करते हैं कि स्लोप की जो वैल्यू है वो -2 है। ठीक है, अब स्लोप की वैल्यू जो है वो -2 है, इसलिए इसका मतलब है कि हमारे एम आर एस की वैल्यू 2 होगी। तो इस केस में जो है वो कंज्यूमर जो है वो 2 यूनिट लेमनेड के जो है वो गिव अप करने के लिए विलिंग है एक हैमबर्गर लेने के लिए। तो ये आप लोग को क्या कहते हैं, तो जो क्लियरली शो कर रहा है कि विलिंगनेस टू सब्सटीट्यूट जो है वो चेंज हो रही है जैसे जैसे कंजम्पशन चेंज हो रही है, जैसे जैसे एक्स के यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कंज्यूमर की जो विलिंगनेस टू सब्सटीट्यूट है वो कम होती जा रही है। ठीक है, अब पहले पॉइंट ए पे कंज्यूमर ने जो थे 5 यूनिट जो थे वो लेमनेड के सब्सटीट्यूट किए, अब पॉइंट ई पे कंज्यूमर जो है वो एक एडिशनल हैमबर्गर लेने के लिए सिर्फ एक ही 2 यूनिट जो है वो सब्सटीट्यूट करना चाहता है। हम यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे वैल्यू 5 यूनिट सब्सटीट्यूट करना चाहता था इसका मतलब हमारा इसकी वैल्यू 5 थी, और यहाँ पे 2 यूनिट सब्सटीट्यूट करना चाहता है इसका मतलब हमारे इसकी वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब ये है कि अलोंग द इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे हम नीचे 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 की तरफ राइट साइड नीचे की तरफ राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे एम आर एस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जैसे हम इंडिफरेंस कर्व के अलोंग मूव कर रहे हैं।
तो इसके पीछे आंसर ये है कि हमारा क्यों फॉल करता है अलॉन्ग द डिफरेंस कर्व। तो इसके पीछे का आंसर ये है कि इसके पीछे है जी आंसर छुपा है जी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड के को ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उससे मिलने तो उस एक्स्ट्रा चीज़ से मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाती है। अब क्या करते हैं, जैसे जब कंज्यूमर ने क्या करते हैं, अगर हम इसी एग्जांपल को ले लें तो जैसे जैसे क्या करते हैं हैमबर्गर जो थे वो हैमबर्गर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी तो जो कंज्यूमर के लिए जो लेमनेड था वो रिलेटिवली मोर वैल्यूएबल होता जा रहा था क्योंकि उसके लिए अब लेमनेड की क्वांटिटी कम होती जा रही थी लेकिन हैमबर्गर्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए अब लेमनेड जो था वो जैसे जैसे वो सब्स्टिट्यूट कर रहा था लेमनेड उसके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होता जा रहा था क्योंकि उसके पास उसके यूनिट्स जो थे वो कम हो गए थे। इसलिए कंज्यूमर की जो विलिंगनेस टू गिव अप थी वो जो है विलिंगनेस टू गिव अप थी वो कम होती जा रही थी कि अब वो कम से कम जो है वो लेमनेड के यूनिट्स को जो था वो गिव अप करने के लिए विलिंग था एडिशनल हैमबर्गर लेने के लिए। तो इसलिए जो है वो हमारे डिफरेंस इन डिफरेंस कर्व जो हमारा होता है इसी वजह से मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो है हमारे इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होते हैं। ठीक है कि हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप जो है ये वाली कन्वेक्स टू दी ओरिजिन शेप क्यों होती है क्योंकि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। तो जी हमने यहाँ पे जी अपने यूटिलिटी फंक्शन को जी मैथमेटिकली लिख लिया और हमने ये कहा है कि टोटल यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी का जो हमने फंक्शन लिख लिया और हमने कहा टोटल यूटिलिटी जो है वो दो गुड्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, हमने कहा यूटिलिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, मतलब एक्स मतलब हैमबर्गर्स और लेमनेड। तो जब कंज्यूमर जो है वो अलोंग द इंडिफरेंस कर्व मूव करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कि हम क्या कहते हैं कि एक ऐसा कर्व जिस पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिलिटी जो है वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले वो सेम रहनी है। इसका मतलब ये है कि जब कंज्यूमर की क्या करते हैं कि जब कंज्यूमर जो है वो क्या कहते हैं कंज्यूमर की यूटिलिटी जो है वो एक एडिशनल हैमबर्गर कंज्यूम करने से बढ़ती है तो वो ऑफसेट हो जाती है कंज्यूमर की जो है वो जो है वो ऑफसेट हो जाती है। किस तरह से ऑफसेट हो जाती है कि जब कंज्यूमर यहाँ पे ट्रेड ऑफ करता है के कंज्यूमर यहाँ पे ट्रेड ऑफ करता है कि एक तरफ से उसकी यूटिलिटी बढ़ती है क्योंकि एक गुड का वो एडिशनल यूनिट ले रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी यूटिलिटी कम होती है क्योंकि यहाँ अब वो लेस यूनिट जो है वो लेमनेड के जो है उसके पास कंज्यूम करने के लिए। तो जितनी यूटिलिटी बढ़ती है उतनी यूटिलिटी कम हो जाती है तो ये इसकी वजह से जो है वो ऑफसेट हो जाता है और कंज्यूमर की जो यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी का जो लेवल है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसलिए अलोंग द डिफरेंस कर्व जो है वो चेंज इन यूटिलिटी जो है वो जीरो होता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि क्या कहते हैं चेंज इन यूटिलिटी क्या है, चेंज इन यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एक्स प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वाई। तो हमने कहा कि हमारा जो चेंज इन टोटल यूटिलिटी है वो ज़ीरो है तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। और अब हम जो हमारी राइट साइड पे इक्वेशन है इसको हम रीअरेंज करेंगे। ठीक है, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव में है और ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x हो जाएगा और एम यू एक्स नेगेटिव है और हम इधर आ जाएगा जी एम यू वाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज रिकॉल करने की जरूरत है कि चेंज इन x चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन s जो है वो हमारी
इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को शो करता है और नेगेटिव ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू MRS। ठीक है, कि हमारी स्लोप का जो नेगेटिव है वो MRS के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे कि MRS is equal to the ratio of marginal utility of x divide marginal utility of x to the marginal utility of y। अब ये जो है वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, जो शो करता है रेट को, जिस पर जो है वो कंज्यूमर जो है वो एक गुड को जो है वो दूसरी गुड के बदले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए विलिंग होता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये शो करता है रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप वन गुड फॉर एन अदर डिपेंड्स ऑन हाउ मच सेटिस्फेक्शन ईच गुड प्रोवाइड्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, कि ये रेट को शो करता है कि कंज्यूमर जो है वो एक गुड को दूसरी गुड के लिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए विलिंग है, और ये डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक पॉइंट पर जो वो गुड है वो कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे जी MRS का इकोनॉमिक मीनिंग देखेंगे कि MRS का इकोनॉमिक मीनिंग क्या होता है। तो अगर हमारे पास MRS की वैल्यू 5 है तो उसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो एडिशनल एक्स को या एडिशनल हैमबर्गर्स को जो है वो वैल्यू करता है 5 ग्लास लेमनेड के बराबर। ठीक है, और अगर हमारे पास MRS की वैल्यू 2 हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि अब कंज्यूमर की नज़र में जो है वो एक एडिशनल हैमबर्गर की वैल्यू जो है वो 2 ग्लास लेमनेड के बराबर है, जो शो करती है कि जो प्रेफरेंसेस जो है वो कंज्यूमर के चेंज होते हैं जैसे ही एक गुड की क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी गुड की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है एक बड़ा ही की कॉन्सेप्ट है हमारी ऑर्डिनल थ्योरी में, जो हमें कंज्यूमर की चॉइसेस को और ट्रेड ऑफ को अंडरस्टैंड करने में जो है वो हेल्प प्रोवाइड करता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व से रिलेट करता है और कंज्यूमर की विलिंगनेस को रिफ्लेक्ट करता है कि कंज्यूमर कितना विलिंग है एक गुड को दूसरे गुड के लिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो जब हम इंडिफरेंस कर्व को और MRS को जो है वो कंबाइन करते हैं तो एक बड़ा ही पावरफुल फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए इन मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आई होप आप लोगों को MRS और इंडिफरेंस कर्व की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।